नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक थोड़ी सी राहत की खबर है। काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेके। तो करंट अकाउंट जो सरप्लस है, इसमें आपका 19.8 यानी तकरीबन तकरीबन $20 बिलियन का एक सरप्लस दिखाई दिया है। लेकिन ये स्टैटिस्टिकल ही है। अगेन इसमें जो होगा, इंपोर्ट्स हमने कम कर दिए थे। तो क्वार्टर बाई क्वार्टर का हम एनालिसिस करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप इसको कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में देखें, टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, तो करंट अकाउंट जो है ये मैनेजेबल रहा है लगभग लगभग सभी कंट्रीज का। कैपिटल अकाउंट में अगर आप चले गए तो वहां पर आप हमेशा एक ह्यूज गैप देखेंगे। तो इसको लेके एफआरबीएम एक्ट भी बना था, करंट अकाउंट सरप्लस फिस्कल डेफिसिट को लेके बना था। और जो करंट अकाउंट की चिंता सी रंगराजन से लेके आज तक सभी को रही है। अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 91 के बाद करें, तो उसके बाद वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे थे। तो उसके बाद अगर आप देखें, करंट अकाउंट सरप्लस पे काफ़ी ज़्यादा सरकार का ध्यान रहता है। हर एक सरकार का पिछले 30 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये इसमें इतना बेसिकली ये मैनेजेबल ही होता है हर बार। तो इतना कोई इसमें अचरज करने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक राहत की खबर तो है ही। तो ये सब किया जा रहा है। अब तो एक जोक सा लगने लगा है, 5 ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी जिस गड्ढे में चली गई है पिछले 7-8 क्वार्टर के अंदर, जिस तरीके से उसका जो रिवाइवल होना है उसमें कितना वक्त लगेगा, ये भी किसी को आइडिया नहीं है। और सरकार को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। इसके बाद जो उसमें इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यूज़ हैं, तो 2000 अब सारी रेटिंग्स देखें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की जो थी, उन्होंने कहा था कि इंडियन जो बैंक्स हैं वो सबसे ज़्यादा लेट करेंगे। बैंक ऑफ मैक्सिको स्टडी भी मैंने की है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र वाली है। उसमें काफ़ी वक्त लगने वाला। चलिए लंबे से, लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस के हम डिटेल समझते हैं। इसकी जो बुनियादी बातें हैं उनको समझते हैं। तो बेसिक अगर आप इसमें देखें तो इसका जो ओवरव्यू, अगर हम इसको देखें, एक बड़ी पिक्चर अगर हम ड्रॉ करें या इसको सिलसिलेवार तरीके से शुरू करें, तो हम ये देखेंगे कि शार्प कॉन्ट्रैक्शन आया है ट्रेड डेफिसिट के अंदर। ये एक तरीके की इसकी पंच लाइन है। इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा हम उस पर भी बात करेंगे। आरबीआई क्या क्या सोचना है कोविड को लेके। और बेसिकली अगर आप करंट अकाउंट देखें तो इसमें दो बुनियादी बातें मुख्यतः होती हैं। एक मर्केंटाइज ट्रेड होता है, एक इनविजिबल्स होता है। इसमें सर्विसेज वगैरह सारे आ जाते हैं। तो वो हमारा एक्सपोर्ट्स हमेशा से अच्छा किया है, कन्वेंशनली अच्छा किया है उन्होंने। तो बेसिकली अब हम इसको देखेंगे, इसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके इसका क्या मतलब है, कैसे होगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो अगर हमने ये देखा, जैसे मैंने आपसे कहा कि शार्प कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये हमारा जो सरप्लस है वो करीब करीब $19.8 बिलियन का है। यानी अगर हम इसे जीडीपी के टर्म्स में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, जिसे कहते हैं हर सरकार जो है इसको लेके फिक्रमंद, बैरोमीटर की तरह काम करता है। तो ये 3.9% है जीडीपी का। यानी ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देखा गया है, यानी Q1 के अंदर। तो इसका जो कंट्रास्ट अगर हम करें, तो हमारा डेफिसिट इसी क्वार्टर के अंदर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, वो था करीब करीब $15 बिलियन का था, यानी 2.1% का डेफिसिट था। तो उससे हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन आंकड़ों में किया है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो सरप्लस है आपका अप्रैल से जून 2020 का, अगर आप इसको देखें सरप्लस क्यों शो हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं। तो क्वार्टर 1 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 21 के हैं, तो इसमें जो एक तरीके का जो सरप्लस है वो आपका करीब करीब 0.6 बिलियन है, यानी 0.1% ऑफ जीडीपी है। अगर आप इसी से ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रीसीडिंग क्वार्टर में देखें, यानी कि जो हो जाएगा प्रीसीडिंग इसका Q4 पिछले फाइनेंशियल ईयर का, यानी फाइनेंशियल ईयर 20 का, उसमें देखें तो जो इम्प्रूवमेंट है $0.6 बिलियन की है, यानी कि करीब करीब 0.1% ऑफ द जीडीपी के। ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत काम का आंकड़ा है। इसके बाद जो सरप्लस हुआ है, ये किस वजह से हुआ है, कि ड्यू टू शार्प कॉन्ट्रैक्शन जो हो गया था ट्रेड डेफिसिट के अंदर, जो हम शुरू से कह रहे हैं। तो ये करीब करीब अब कितना हुआ था उस पर भी आ जाते हैं। ये करीब करीब $10 बिलियन का हुआ था। जो कंट्री का मर्केंडाइज जो इंपोर्ट्स थे, जो हम इंपोर्ट करते थे मर्केंडाइज में, वो हमने $10 बिलियन के घटा दिए थे। इस वजह से ये आंकड़ा हमें इस तरीके का फेवरेबल दिख रहा है, अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करें। तो अब इसमें बात आती है, इसमें और ज़्यादा हम अंदर बारीकी से जाते हैं। तो जो करंट अकाउंट का सरप्लस है Q1 के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमें दिख रहा है, ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, अर्थशास्त्रियों की भी और खुद सरकार की भी। सरकार का मानना है कि आंकड़े थोड़े से अच्छे आ गए हैं। तो इसको आप डिफ़ॉल्ट कहें या एक तरीके से किस्मत कह लीजिए या तुक्का कह लीजिए, तो क्योंकि हमने इंपोर्ट्स मर्केंटाइज के घटा दिए, तो हम स्टेटिस्टिकली फेवरेबल पोजीशन में आ गए, और वो भी $20 बिलियन की, जो कि 3.9% ऑफ द जीडीपी है। अब इसको मीडिया जिस तरीके से जोर शोर से बताएगा उस पर ना जाए। तो इसको बेसिकली अब इम्पैक्ट करें, इसको रियलाइज़ करें कि इसका असर क्या होने वाला है। तो अब इसमें कोविड पे आते हैं, जिससे हमें करंट अकाउंट सरप्लस जो डोमेस्टिक हमने लॉकडाउन किया था, उसका जो इम्पैक्ट था वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे पड़ना ही था, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स घट गए, वो भी $10 बिलियन के, तो मर्केंडाइज में ही घट गए, जिस वजह से आंकड़ा इंप्रूव हो गया। इतना सीधा सा गणित है। इसके बाद जो था
अगर हम इसमें देखें कि एक जो और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है तेल को लेके, यानी नेट ऑयल बैलेंस जो है, एक तो उसकी कीमतें कम हुई थी और दूसरा इंपोर्ट भी कम हुआ था, तो उसने भी काफ़ी मदद की थी। अगर आप इसमें इंपोर्ट्स का अगर आप सेक्शन देखें तो उसको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, ऑयल इंपोर्ट्स एंड नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में बांटा जाता है। उस पर हम डिटेल से बात करेंगे एक बार। एक्सटर्नल सेक्टर पर मेरा खुद भी दिल है, उसमें मैं 1991 के रिफॉर्म्स, लोन्स, लिबरेटाइज एक्सचेंज रेट, तारापुरे कमेटी में सब उस पर बात करूंगा अच्छे से। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये ट्रेंड इस तरीके का दिखा है, ये आपका जुलाई से अगस्त तक दिखा है, और जो इसमें सरप्लस था ये आपका क्वार्टर टू में भी प्रिवेल करेगा, क्योंकि वजह फिर से वही है, कोविड में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले लीजिए और दूसरा आपका ऑयल को ले लीजिए, तो इन दोनों फैक्टर लेंगे तो हमारा क्वार्टर टू में भी स्टेटिस्टिकली ही अच्छा दिखेगा। लेकिन इसको आप ऐसा ना मान लें या कि एक्सटर्नल सेक्टर में सब कुछ कंफर्टेबल है, वहाँ रुपये की लगातार हालत वीक होती जा रही है, और इस इलेक्शंस के यूएस इलेक्शंस के बाद तो देखें अभी किस तरीके का हाल होता है। उसके बाद जो जीडीपी जो पॉइज कर रहा है, इसका भी एक आंकड़ा ये भी देख सकते हैं, जिस तरह से शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है, 11-11 लाख करोड़ एक दिन में डूब जा रहे हैं। तो आप इसको एक्सटर्नल सेक्टर में जो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज को लेकर कुछ सारी बातें हो रही हैं, इस आंकड़े से आप उसको ना जोड़ें, वो एक अलग पर्सपेक्टिव में चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आंकड़ों की बात हो रही है, जिससे ये स्टेटिस्टिकली एक फील गुड फैक्टर की तरह देखेगी इसे सरकार, और ये इसको समझाएगी भी। तो इसके बाद जो है आपका क्वार्टर टू के अंदर भी जो होगा ये सरप्लस रहेगा, ऐसा मानना है, और ये होगा भी, ऐसा ट्रेंड ऐसा ही कह रहा है। तो जीडीपी जो है ये पॉइज टू डिक्लाइन है, तो जीडीपी शायद इतना कॉन्ट्रैक्ट ना करे क्वार्टर टू में, मैं शुरू से कह रहा हूँ आपसे, लेकिन क्वार्टर थ्री में एक्सपोज हो जाएंगे, और चौथे क्वार्टर तक आते आते हमारी हालत भयावह स्थिति में सरकार इसको एडमिट कर लेगी फाइनली कि हम बहुत गहरे संकट में हैं आर्थिक तौर पर। क्योंकि जो पिछले 7-8 क्वार्टर में, जैसे कि बार बार का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को ही ग्रीन शूट दिख रहे हैं, सिर्फ एक आदमी को दिख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बाकी किसी को नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब वो इसी भरोसे बैठे हैं कब में वो ग्रीन शूट उगेंगे, कब में वो जिस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव होगी। लेकिन क्वार्टर फोर तक आता है कि सब मान जाएंगे कि अब बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो जो जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्वार्टर टू में, लेकिन 23.9 नहीं करेगा, उससे थोड़ा कम करेगा। तो अगर आप देखें इसे, जो करंट अकाउंट जो हमारा सरप्लस है, ये जो रहने वाला है 2 से 3% रहने वाला है क्वार्टर टू के अंदर, एज पर ट्रेंड्स जो इसके हो रहे हैं फोरकास्ट में। इसको देखें, चलिए हम इसको अगली स्लाइड पे देखते हैं, इसको आंकड़ों के हिसाब से भी समझेंगे। तो इसमें जो आपका होगा, तो बेसिकली अगर हम इसमें नेट सर्विसेज रिसिप्ट्स की बात करें तो इसको हम देख लेते हैं। तो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमने दिया है। तो बेसिकली इसको देखें आप, क्वार्टर वन जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 20 ईयर ऑन ईयर में, और क्वार्टर वन जो है इस वाले फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें गुड्स सर्विसेज और एग्रीगेशन फॉरेन रिजर्व्स। अब गुड्स में देख लीजिए आपका -46 था, तो -10 बिलियन के आपने इस बार घटा दिए हैं, तो इम्प्रूव होना ही था। सर्विसेज में जो है आपका जिस तरीके से 20.1 से 20.5 हो गया, और आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो 14 से आपका 19.8 चला गया। बहुत सिंपल गणित है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें काम की बात है कि फिजिकल मॉडल है किस तरीके का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, फिजिकल मॉडल पे बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि इसमें जो नेट सर्विसेज होगा, रिसिप्ट्स होगी, वो एक तरीके स्टेबल रहेंगी। अब वो स्टेबल क्यों रहेंगी, आपको वजह जाननी चाहिए। तो वजह उसकी यही होगी कि जो प्राइमरी है वो बैक टू अर्निंग्स ऑफ नेट अर्निंग्स जो हैं, वो कंप्यूटर सर्विसेज की नेट अर्निंग्स की वजह से आपका नेट सर्विसेज, मैं बार बार कह रहा हूँ सर्विसेज, इनविजिबल आप ट्रेड पे गौर कीजिए। तो नेट सर्विसेज रिसिप्ट जो हैं ये राइड करेंगी आपकी नेट अर्निंग्स फ्रॉम कंप्यूटर सर्विसेज से, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहने वाली है। तो इसमें जो होगा आपका, और इसके आगे अगर हम थोड़ी सी बात बढ़ा दें, जो प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं, रिसिप्ट्स होते हैं, जो मेनली जो रिप्रेजेंट करते हैं रिमिटेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर से पैसा आता है, जो बाहर वर्कर्स हैं हमारे, जैसे मिडिल ईस्ट में है या और कंट्रीज में है, उनसे जो पैसा रिमिटेंसेस आती हैं, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयड जो है अमाउंट टू 18.2 बिलियन डॉलर के करीब होने वाला है। तो ये आपका डिक्लाइन कर जाएगा कितना, 8.7%। वजह सबको पता है, लॉकडाउन है, कोविड है, और जिस तरीके से वर्कर्स वापस आए हैं। आप केरला देख लीजिए, काफ़ी सारे मिडिल ईस्ट, और जिस तरह से मिडिल ईस्ट एक नई नई पॉलिसीज़ लेके आए हैं कि वो अपनी पॉपुलेशन का 10 से 15% से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है इंडियन जो वर्कर्स हैं, ओवरसीज़ काम करने वाले अनस्किल्ड सेक्टर में ज़्यादातर, उन पे इसकी बहुत तकड़ी मार पड़ी है, जिसकी वजह से ये आपका 8.7% जो डिक्लाइन कर जाएगा। अब इसमें जो अगला कंपोनेंट है, जो नेट आउट को है, वो प्राइमरी इनकम अकाउंट का अगर आप देखें तो ये रिफ्लेक्ट करता है आपका कि नेट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इनकम जो है, इनकम पेमेंट्स, नेट ओवरसीज इनकम पेमेंट जो है, ये आपकी इंक्रीज कर गई हैं 7.7 बिलियन डॉलर से, जो कि एक साल पहले ये आपके 6.3 बिलियन डॉलर थे। यानी आप देखें कि इसमें करीब करीब 1.4 बिलियन डॉलर्स का इजाफा कर लिया है। और इसके बाद अगर इसको हम फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें, जिसमें आपका नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा, तो ये रिकॉर्डेड एक आउटफ्लो जो हुआ है 0.4 बिलियन डॉलर्स का, ये हुआ है हल्का।
और अगेंस्ट जो है ये डॉलर जो $14 बिलियन का हुआ था आपका Q1 के अंदर, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो इस सेक्टर में हमने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, एक ये राहत के बाद, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ। और जो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो आपका करीब करीब 0.6 बिलियन है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो इसमें कंपेयर किया जाए तो ये Q1 के अंदर $4.8 बिलियन जो था, ये Q1 के अंदर था, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर को। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा राहत किया है। तो जो नेट परचेजेज हैं इक्विटी मार्केट्स के अंदर, ये ऑफसेट कर दी गई थी जिस तरीके से डेब्ट सेगमेंट के अंदर। तो सरकार उसको काफ़ी लिबरलाइज भी कर रही है उस सेक्टर को, और आगे भी बहुत वो लिबरलाइज होगा ही होगा। तो इसके बाद अगर आप रीपेमेंट्स की बात करें, जिसने एक्सीड किया है, जिसने फ्रेश एंड डिसबर्सल किया है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स जो है इंडिया के, इन्होंने नेट आउटफ्लो जो है ये 1.1 बिलियन का हुआ है इस वाले पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर, जो कि 6 बिलियन था इसी क्वार्टर के अंदर पिछले। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा बेहतर किया है। तो जो नेट इनफ्लो जो है आपका अकाउंट जो है, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट जो है, ये आपके इंक्रीज कर गए हैं $3 बिलियन के हिसाब से, जो कि हमारा $2.8 बिलियन था। अगेन वही पिछले क्वार्टर के, पिछले Q1 में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के। तो यहाँ पर भी हमने $0.2 बिलियन का ही सही, लेकिन एक इंप्रूवमेंट दिखाई है हल्की सी। तो ये जो एक्रेडिटेशन है, तो ये $19.8 बिलियन जो हुए हैं हमारे, ये अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये करीब करीब आपका $19.8 बिलियन हो जाएगा, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में $14 बिलियन था। तो ये इसका सीधा सा गणित है, एक सिंपल, एक सीधा सा गणित, सिंपल सी इक्वेशन है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।